नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी के तूफान पर। आई होप आप अच्छे होंगे। आज आपकी हिंदी की छठी क्लास शुरू की गई है जिसका टॉपिक का नाम है हिंदी वर्णमाला। ये हिंदी वर्णमाला का सबसे मुख्य चैप्टर होता है, क्योंकि जब तक वर्णों का ज्ञान नहीं होगा तो पूरी हिंदी अनक्लियर रहेगी, मतलब पूरी हिंदी की जानकारी कम होगी। तो सबसे पहले वर्णों की जानकारी अति आवश्यक है। कृपया करके इस भाग को ध्यान से देखें और उसका ध्यान से उसका अध्ययन करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आप जानते होंगे कि वर्ण किसे कहा जाता है। वर्ण किसको कहा जाता है, क्या होता है वर्ण? तो वर्ण की एक डेफिनेशन है। क्या परिभाषा है उसकी परिभाषा है लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ण कहते हैं। लघुत्तम वाक् ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अर्थात मुख से निकली ध्वनि, मुख से निकलने वाली सबसे छोटी सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसमें सार्थक शब्द का उपयोग करना या प्रयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सार्थक किसको कहा जाता है? शब्द दो टाइप के होते हैं, सार्थक या निरर्थक। अर्थात सार्थक वह शब्द है जिसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, निरर्थक वे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे कि ये लिख दिया पानी वानी, कह देते हैं कि पानी वानी ले आओ, तो उसमें पानी क्या शब्द है, उसका एक अर्थ है, अर्थात वो एक सार्थक शब्द है, और वानी उसके बाद जस्ट कुछ उसको उलट पुलट के बोल दिया जाता है, अतः वो क्या है, निरर्थक शब्द है। तो इसकी मेन परिभाषा लिखते समय इस शब्द का उपयोग करना जरूरी है, सार्थक। तो मुख से निकलने वाली सबसे छोटी जो सार्थक ध्वनि है उसको क्या कहते हैं? उसको वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण के दो भेद हैं, वो कौन कौन से हैं? वर्ण के दो भेद हैं, एक स्वर और दूसरा है व्यंजन। क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि ध्वनि के कितने भेद हैं, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक स्वर और एक व्यंजन। अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला किसको कहा जाता है? वर्णमाला किसको कहा जाता है? तो इसकी परिभाषा वर्णों के समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को, क्योंकि उसको एक क्रम में लगाना होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में कुल कितने वर्णों का प्रयोग किया जाता है? तो वो दो टाइप से होते हैं, जैसे कि एक होते हैं मूल वर्ण और एक होते हैं कुल वर्ण। मूल वर्ण और कुल वर्ण। तो मूल वर्ण कितने होते हैं? उनकी संख्या होती है 44। उनकी संख्या होती है 44 अर्थात 44। कुल वर्ण कितने होते हैं? तो वो अंग्रेजी के जो वर्ण होते हैं ए से लेकर जेड तक 26, उसका दुगना होता है अर्थात 52 होते हैं।
तो मूल वर्ण अगर क्वेश्चन में आता है तो आंसर देना होता है 44, और कुल वर्ण अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर देना होता है 52 अर्थात 52। चलिए अब बात करते हैं वर्णों को कितने आधार पर बांटा गया है। वर्णों को कितने आधार पर बांटा गया है। तो वर्णों जो जितने वर्ण है, मूल वर्ण हो या कुल वर्ण हो, उसको कितने आधार पर बांटा गया है। उसका सही आंसर है तीन आधार पर उसको बांटा गया है। तो तीन आधार पर कौन कौन से हैं? तीन आधार पर उसको बांटा गया है। पहला है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। दूसरा है वायु संवेग के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर। और तीसरा है तारकत्व के आधार पर, तारकत्व के आधार पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि वर्णों को कितने आधार पर बांटा गया है। उन्हें बांटा गया है तीन आधार पर, या तो उच्चारण के आधार पर उसको बांट सकते हैं, या वायु संवेग के आधार पर उसको बांट सकते हैं, या तीसरा है तारकत्व के आधार पर। तो आज जो है आपकी वर्णमाला की भाग 1 क्लास शुरू हुई है। तो उसके अंतर्गत आप जो है उच्चारण के आधार पर उसको पढ़ेंगे। ये अन्य दूसरी क्लास में आ जाएंगे वायु संवेग के आधार पर और तारकत्व के आधार पर। ठीक है, तो आप इसको स्टार्ट कीजिए। उच्चारण के आधार पर कौन कौन से होते हैं? सभी वर्ण। उच्चारण के आधार पर वर्ण, ये इसका मुख्य हेडिंग हुआ। अब स्वर और व्यंजन, इनके वर्णों के दो भेद होते हैं, और स्वर्ण को भी उच्चारण के आधार पर बांटा गया है और व्यंजनों को भी उनके आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर। स्वर किसको कहा जाता है? स्वर किसको कहा जाता है? वे वर्ण जिनको बोलने में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता ना हो, अर्थात स्वतंत्र ध्वनि को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? वोवेल्स कहा जाता है। अंग्रेजी में 5 वोवेल्स होते हैं। अब बात करते हैं कि कितने होते हैं और उनको कितने वर्गों में, मतलब या कितने भागों में उनको बांटा गया है। तो हिंदी में 2 टाइप्स के होते हैं, एक मूल स्वर और दूसरे होते हैं कुल स्वर। तो मूल स्वर कितने होते हैं और टोटल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर जो होते हैं उनकी संख्या निर्धारित है 11, और जो कुल स्वर होते हैं जिनको वर्णमाला में यूज भी किया जाता है, 2 एक्स्ट्रा होते हैं लास्ट वाले, अंग और अह। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 13। अगर किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो उसका आंसर 11 देना है, और यदि उसमें आता है कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो उसका सही आंसर है 13। अब बात करते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वरों के प्रकार
चलिए पहले हम सबसे पहले उन स्वरों की संख्या मतलब टोटल संख्या को हम लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। कितने हुए गिनती करने पर ये हुए होंगे 13। तो अर्थात ये कुल स्वर हैं, मतलब टोटल स्वर हैं 13। यदि इनको हटा दिया जाए तो इनके अतिरिक्त जो बचे हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं मूल स्वर। और इनको क्या नाम दिया गया है, इनको नाम दिया गया है अयोगवाह। अयोगवाह। इन दोनों का एक दूसरा नाम भी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है नपुंसक। परीक्षा में क्वेश्चन आया भी है, अंग और अह को दूसरा क्या नाम दिया गया है, या तो अयोगवाह होगा उसमें या नपुंसक होगा। नपुंसक क्यों होगा, नपुंसक क्यों होगा, क्योंकि ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इसलिए इन दोनों को नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अयोगवाह। अयोगवाह जो इन दोनों को नाम दिया था वो किस विद्वान ने इनका नाम दिया था, तो इसका सही आंसर है किशोर दास वाजपेयी ने इन दोनों को क्या नाम दिया, अयोगवाह का। नोट कर लीजिए इसको, किशोर दास वाजपेयी जी ने इनको अयोगवाह नाम दिया। चलिए अब बात करते हैं मूल स्वरों को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो क्या है डिंदा, स्वर के प्रकार। पहला मूल, लघु या ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, मूल, लघु या ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तीसरा होता है संयुक्त स्वर। एंड लास्ट चौथा होता है प्लुप्त स्वर। अब ये बताइए कि स्वर के कितने प्रकार हैं कुल उच्चारण के आधार पर, क्योंकि उच्चारण के आधार पर आपकी क्लास शुरू हुई है। उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के हुए स्वर, वो होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं उसको याद कर लीजिए। सबसे पहले होते हैं मूल स्वर, जिनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़े स्वर। और तीसरे होते हैं संयुक्त स्वर। और लास्ट है उसका नाम दिया गया है प्लुप्त स्वर। कुछ विद्वानों ने इसको 3 टाइप्स के नाम दिया रखा है कि 3 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, किसको कम किया गया है वो सुन लीजिए। उन्होंने, कुछ लोगों ने क्या कहा है कि दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को दोनों को एक ही माना गया है, परंतु ये अलग होते हैं और ये कुल मिलाकर 4 प्रकार के ही होते हैं। अर्थात आपको ये याद रखना है, या कोई परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको आंसर देना है 4 प्रकार के। कौन कौन से, मूल, दीर्घ, संयुक्त एंड प्लुप्त। बात करते हैं पहले वाले की कि लघु या ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं। चलिए इनकी परिभाषा लिखिए। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे, बहुत ही कम समय लगे, ऐसे स्वर जिनको बोलने में सबसे ज्यादा कम समय लगता है, तो उसको क्या नाम दिया गया है, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। कौन कौन से स्वर हैं, उनकी संख्या है 4। कौन कौन से हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ एंड री। ये 4 वो स्वर हैं जिनको ह्रस्व स्वर है। चाहे तो उनको बोलकर देख लीजिए, सबसे कम समय लगेगा इनको बोलने में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दीर्घ स्वर की।
तो दीर्घ स्वर की क्या परिभाषा होगी कि जिनको बोलने में 2 गुना समय लगे, 2 गुना समय लगे, जिनको बोलने में 2 गुना समय लगे उनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। वो कौन कौन से हैं? इनकी संख्या है 3। इनकी क्या संख्या है? 3। ए कम समय लगता है बोलने में, इसके बाद आता है आ, तो उसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, अर्थात इससे दुगना समय लगता है, तो आ क्या हुआ? वो हुआ दीर्घ। ई, छोटा ई, उसको बोलने में कम समय लगा, वो हुआ हर्ष स्वर। और बड़ी ई, उसको बोलते हैं ई, तो इसलिए उसमें ज्यादा क्या समय लगा? दुगना समय लगा, इसलिए वो क्या हुआ? दीर्घ स्वर। उ, इसको थोड़ा जल्दी बोला गया तो ये हुआ हर्ष स्वर, और इसके बाद आता है उ, तो क्या हुआ? दीर्घ स्वर। तो इनकी संख्या है 3, आ, बड़ी ई, बड़ा उ। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? वे स्वर जो किसी दूसरे स्वर से मिलकर बने हों, वे स्वर जो किसी दूसरे स्वर से मिलकर बने हों उनको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संयुक्त स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से? ए, आई, ओ और औ। ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर। ये किस और किस से मिलकर बनते हैं अभी बता देंगे इसको, लेकिन लास्ट वाले को इसको और इसका आंसर देना है कि प्लुत स्वर कौन सा है। प्लुत स्वर की परिभाषा, जिनको बोलने में लगभग 3 गुना समय लगे। जिनको बोलने में कम समय लगे हर्ष स्वर, जिनको बोलने में 2 गुना समय लगे दीर्घ स्वर, और जो स्वर किसी दूसरे से मिलकर बने हो या 2 स्वर से मिलकर बने हो उसको कहते हैं संयुक्त स्वर। और संयुक्त प्लुत स्वर किसको कहते हैं? जिनको बोलने में 3 गुना समय लगे, 3 गुना समय लगे। एग्जाम्पल इसका ओम, वो इस तरीके से थोड़ा संकेत होता है क्योंकि इसको थोड़ा दीर्घ उच्चारण के लिए यूज किया जाता है ना, तो ये ओम इसका एग्जाम्पल है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, परंतु इसको वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। इसको वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, इस तरीके से लिख सकते हैं प्लुत को। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। जिनको बोलने में कम समय लगे उनकी संख्या है 4, ए, ई, छोटा ऊ एंड रीरी। जिनको बोलने में 2 गुना समय लगे वो संख्या होती है उनकी 3, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं उनकी संख्या है 4। अब इनकी संख्या को गिन लीजिए, मूल स्वर से मैच कर जानी चाहिए। 4, 3, 7 और 4, 11, अर्थात मूल स्वर कितने होते हैं? 11। बाकी कौन से बचे? तो अयोग वाह, उनका नाम किसने दिया था? किशोरदास वाजपेयी ने। ठीक है, उनकी बात बाद में करते हैं। प्लुत स्वर की उसको वर्णमाला में कोई स्थान नहीं दिया गया। चलिए इसमें एक चीज नोट करने वाली एक और बात है। हाँ, बात करते हैं संयुक्त स्वर की, वो किन किन वर्णों से मिलकर बनते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं भैया? वे ए, आई, ओ एंड औ। देखिए इसको, ए प्लस ई, इससे तो मिलकर बनता है आई। अब ए और आई से मिलकर बनता है ए, और ए से मिलकर बनता है आई, आई से एनक, फिर ए प्लस
छोटा ऊ, इससे क्या मिलकर बनेगा औ। अब ए प्लस औ से मिलकर बनेगा औ। संयुक्त स्वर को दूसरा क्या नाम दिया गया है वो इस चीज से पता चलेगा। देखिए इनकी कुछ जाति होती हैं, जैसे कि ए और आ, दोनों एक से दिख रहे होंगे तो इसको हम कह सकते हैं कि सजातीय, मतलब दोनों एक ही जाति के लग रहे हैं देखने में, ठीक है। ई एंड बड़ी ई, क्या इसको हम विजातीय कह सकते हैं? नहीं, ये भी सजातीय है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ लिखेंगे तो वो भी दोनों एक जैसे बनते हैं, तो वो भी सजातीय होते हैं, ठीक है। परंतु जब संयुक्त स्वर हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक दूसरी जाति का स्वर और एक दूसरा अन्य जाति का, तो दोनों अलग अलग जाति के स्वर मिलकर क्या निर्माण करते हैं, संयुक्त स्वरों का। चाहे इसमें देख लीजिए चाहे इसमें देख लीजिए और इन दोनों में भी, ठीक है। दोनों अलग अलग जाति के स्वर मिलकर संयुक्त स्वरों का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात संयुक्त स्वर को दूसरा क्या नाम दे सकते हैं, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अब सजातीय स्वर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ए प्लस अपनी ही जाति का ए, उन दोनों से मिलकर क्या बना आ, क्या स्वर हुआ ये, सजातीय। छोटी ई प्लस छोटी ई, इससे क्या बन गई, बड़ी ई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, इससे मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ। तो ये तीनों जो हैं, इन तीनों को क्या कह सकते हैं हम, सजातीय स्वर इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो कुल 11 मूल स्वर आपके कंप्लीट हो चुके हैं उच्चारण के आधार पर। अब बात करते हैं दो की, जो लास्ट के बचे हैं उनका क्या नाम है, अयोग्य। नाम किसने दिया वो याद कर लीजिए, किशोर दास वाजपेयी ने इनका नाम दिया। कौन कौन से होते हैं वे, अंग एंड अह। अब इन दोनों को अलग अलग नाम भी दिया गया है। इसको कहा गया है अनुस्वार और इसको कहा गया है विसर्ग। इन दोनों को एक नाम और बताया था, उसको क्या नाम, दोनों को मिलाकर क्या नाम दिया गया था, नपुंसक। क्यों कहा गया इसको नपुंसक, ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं, अर्थात ट्रांसजेंडर होते हैं, नपुंसक होते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके कुल मूल स्वर 13, सॉरी टोटली की बात करें कुल की हो गई 13 मूल स्वर पहले आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 2 अगर ये शामिल कर लिए जाए, वर्णमाला में इनका यूज भी होता है, तो ये कुल मिलाकर हो गए 13। चलिए अब बात करते हैं व्यंजन की। ध्वनि का दूसरा भेद व्यंजन, इसमें भी इसी टाइप का एक अपवाद है, मतलब मूल कितने होते हैं और कुल कितने होते हैं। पूरी वर्णमाला की बात करें तो इसमें मूल वर्ण कितने होते हैं और कुल वर्ण कितने होते हैं, 44 मूल वर्ण, 52 कुल वर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये वर्णमाला की बात करते हैं। अब स्वरों में भी ऐसा ही हुआ था कि स्वर में जब हमने पढ़ा कि मूल कितने होते हैं, 11 होते हैं और कुल कितने होते हैं, 13 होते हैं, 2 जुड़ जाते हैं अयोगवा, ठीक है। अब व्यंजन में भी ऐसे रहेगा कि मूल व्यंजन और कुल व्यंजन, मूल व्यंजन और कुल व्यंजन। चलिए मूल वर्ण कितने होते हैं, वर्णमाला में 44 होते हैं ना, तो उसमें से मूल स्वर कम कर लीजिए, क्योंकि हमने ये पढ़ चुके हैं ना, 11 कम कर लीजिए, कितने बचे 33, अर्थात 33 मूल व्यंजन होते हैं। कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल वर्ण कितने थे 52, उनमें से हमने 13 का अध्ययन कर लिया है, तो 13 उसमें से घटा देंगे, वो आंसर आएगा 39। तो 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्यंजनों की संख्या मूल रूप से कितनी होती है 33 और कुल रूप से व्यंजन कितने होते हैं 39। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए व्यंजन को बारी बारी से पढ़ते हैं।
व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम व्यंजनों को लिख लेते हैं। कै, ख, ग, अंग, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न। कौन सा वर्ग रह गया? प, फ, ब, भ, म। और इसके बाद आते हैं यार अलावा श, स, ह। ये कितने हैं व्यंजन? 5, 5, 10, 15, 20, 25, 25, 4, 29 और 4, 33। ठीक है, तो ये सभी जो लिखे गए हैं वो 33 मूल स्वर होते हैं। इसके अतिरिक्त 6 की कमी पड़ रही है ना, तो 6 कौन कौन से होते हैं? वो 4 संयुक्त होते हैं और 2 उच्छिप्त में आते हैं, उसको भी बता दीजिए। सबसे पहले हम मूल स्वरों की बात कर रहे हैं, तो मूल स्वर कितने होने चाहिए? 33 होने चाहिए। व्यंजन कितने होने चाहिए? वो 33 होने चाहिए। अब मूल में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए? सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्शी व्यंजन की बात करें, स्पर्शी व्यंजन होता क्या है? जब जिन व्यंजनों को उनको बोलते समय जीभ का कोई ना कोई हिस्सा मुंह से आपस में स्पर्श होता है, तो उसको कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है 25। कितनी होती है? वो होती है 25। अब वो कौन कौन से होते हैं? वो क से लेकर मैं तक, क से लेकर मैं तक। क वर्ग पूरा, ठीक है, 5 उसमें हो गए। च वर्ग 5 उसमें हो गए। ट वर्ग उसमें भी 5 हो गए। ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। तो 5 गुणा 5, इसका आंसर क्या हुआ? स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। वो क्या अपवाद है? दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, वो क्या होता है कि मूल स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? मूल स्पर्शी व्यंजन मतलब इनमें से भी मूल बता दीजिए, 25 में से भी मूल कितने होते हैं? तो मूल व्यंजन निकालने के लिए स्पर्शी में से इन 5 को खत्म करना पड़ेगा, और ये लास्ट का वर्ग, ये इसकी भी इसमें गिनती नहीं आती। अब बता दीजिए कितने बचे? तो बचे हैं 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को कि मूल स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 16। टोटल स्पर्शी व्यंजन 25, 25 क्या से लेकर मैं तक, और मूल स्पर्शी व्यंजन होते हैं 16। किनकी गिनती नहीं आती? पै वर्ग की गिनती इसमें नहीं आती स्पर्शी में से, और पंचमाक्षर, हर प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर इसमें नहीं आता, मतलब 5वां अक्षर, ठीक है। इनको क्या नाम दिया गया है? इनको पंचमाक्षर दिया गया है, इनको पंचमाक्षर नाम दिया गया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी इसी पे और कुछ आधारित, इन पर आधारित क्वेश्चन जो है वो कराने हैं। चले अब बात करते हैं इन पंचमाक्षर को और क्या नाम दिया गया है। कौन कौन से होते हैं पंचमाक्षर? प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर क्या कहलाते हैं? वो पंचमाक्षर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो पंचमाक्षर कहलाते हैं। इन्हें दूसरा नाम भी दिया गया है। अब इनकी बात करें, इन पांचों को जब बोलेंगे तो इनकी जो ध्वनि है वो किस अंग से निकलेगी? न,
मैं, इसकी जो ध्वनि है वो नाक से निकलेगी, अर्थात इनका क्या नाम है, इनका नाम है अनुनासिक। इनको अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक अर्थात नासिक्य, नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं भैया इसको, क्योंकि इनकी जो ध्वनि है वो कहाँ से निकलती है, वो नाक से निकलती है। इनकी ध्वनि जो है वो नाक से निकलती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगली बात करते हैं, नोट करते रहना इसको। अब इन वर्गों को क्या क्या मतलब इनकी ध्वनि के आधार पर इनको किस वर्ग में बांटा गया, क्या वर्गों को मतलब क्या वर्ग की जो ध्वनि है वो कहाँ से निकलती है। तो जैसे कि क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कंठीय है, कौन सा तालव्य है, कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा दंतीय है, कौन सा ओष्ठीय है, कौन सा स्वरयंत्रीय है, इस तरीके से। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों का आंसर मिलना शुरू हो जाएगा कि पहला क्या है, वो है कै वर्ग। कै वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, क ख ग घ अण ग। ठीक है, ये आते हैं 5 वर्ण, और इनकी जो ध्वनि है वो कहाँ से निकलती है, बोलकर देख लीजिए। इनकी जो ध्वनि है ना, जो गले के अंदर का जो भाग होता है कंठ, उससे निकलती है। अर्थात इन व्यंजनों को क्या नाम दिया गया है, उनको नाम दिया गया है कंठीय व्यंजन। इनको नाम दिया गया है कंठीय व्यंजन, अर्थात कै वर्ग से हुआ कंठीय। चलिए अब अगली बात करते हैं, च छ ज झ ञ। तो इसकी जो ध्वनि है वो कहाँ निकलती है, जब इनको बोलते हैं तो कंठ से जो ऊपरी भाग है, मतलब जीभ के ऊपर का भाग, जीभ जो है ना उससे टकराती है तालुए से। ठीक है, तो इस वर्ग के जो सभी 5 व्यंजन है उनको जो कहा गया है वो क्या कहा गया, तालव्य व्यंजन कहा गया है उसको। इन सभी को तालव्य व्यंजन कहा गया है, क्योंकि इनको बोलते समय तालव्य बहुत इंपोर्टेंट होता है। इसके बाद ट वर्ग, ट ठ ढ ढ और ण। ठीक है, तो इनको जब बोलते हैं तो इनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, मतलब जीभ जब बोलते हैं ना इनको, तो जीभ जो है ना ऊपरी भाग से, जीभ के ऊपरी भाग से मुड़ जाती है, मतलब एक योगा टाइप करती है, तो इसलिए इनको मूर्धन्य, इसलिए इनको मूर्धन्य या मूर्धा भी कहते हैं। कै वर्ग को क्या कहते हैं, कंठीय। च वर्ग को क्या कहते हैं, तालव्य। ट वर्ग को क्या कहते हैं, मूर्धन्य। और बात करते हैं त वर्ग की, त थ द ध न। अब इनको जब बोलते हैं तो जीभ जो है ना दांत से जरूर टकराएगी, अर्थात दांत का बहुत योगदान होता है इनको बोलते समय, अर्थात ये व्यंजन क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं दंतीय व्यंजन। ये कहलाते हैं दंतीय व्यंजन। लास्ट वर्ग आती है प फ ब भ म। ये इनको जब बोलेंगे ना तो दोनों होठों की आवश्यकता जरूर होगी, तो इसलिए इनको ओष्ठीय कहा जाता है, इसलिए इनको ओष्ठीय व्यंजन कहा जाता है। एक बुक में हमने भी पढ़ा था कि एक क्वेश्चन था उसमें कि यदि किसी व्यक्ति का एक होठ कट जाए तो निम्न में से कौन सा व्यंजन को बोलने में असमर्थ होगा। तो ये 5 व्यंजन है, ये 5 व्यंजन है ना बिना होठ के नहीं बोले जाएंगे, अर्थात ये होते हैं ओष्ठीय व्यंजन। तो ये कितने हो गए, कुल स्वर जो होते हैं वो 33 होते हैं ना, 25 उसमें क्या हो गए, स्पर्शी हो गए, और उनमें से 16 कितने हो गए, मूल स्पर्शी हो गए। ठीक है, अंतिम 5 को क्या कहा गया, पंचमाक्षर, और इनको नाक की ध्वनि के आधार पर इनको नासिक्य या अनुनासिक भी कहा गया। सभी वर्गों के जो है उन व्यंजनों को क्या कहा जाता है वो उनके आगे सामने लिखे गए हैं। किस तरीके से याद करना है, शरीर के जो गले का अंतर्भाग होता है सबसे आंतरिक, सबसे पहला कंठीय, उससे आगे आएंगे तो तालव्य, और उससे आगे आएंगे फिर मूर्धन्य, फिर दांत आएंगे, फिर बाद में होठ आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर लेना। चलिए बात करते हैं अगले जो 8 इसमें मूल स्वर में बचे हैं। या र ल व, इसको क्या कहा सकते हैं जब इनको बोलते हैं ना तो मुंह थोड़ा संकुचित हो जाता है और वायु इनसे बाहर नहीं आती, और वायु जो है ना बोलते समय इनको वायु जो है अंदर जाती है, अर्थात
इनको क्या नाम दे सकते हैं? अंतस्थ व्यंजन इनको कहा जाता है। इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनको बोलते समय वायु जो है शरीर के अंदर प्रवेश करती है। लास्ट, अब 4 जो बचे हैं, से एंड है, इनको क्या नाम दिया गया है? जब इनको बोलते हैं ना तो थोड़ी सी गर्माहट सी निकलती है मुख से, मतलब गर्मी सी निकलती है, अर्थात ऊष्मा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। इसलिए इनको ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। अब ये आपके जो है 33 स्वर कंप्लीट हो चुके हैं। किसको क्या कहा जाता है? अब इनमें से कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो अलग से पूछे जाते हैं, जैसे कि वो लिख रहा हूं मैं, उसको नोट कर लीजिए। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब जो लास्ट के है ना अंतस्थ, यह रे ले वे, इनमें से भी प्रत्येक को अलग अलग बांटा गया है, तो वो नोट कर लीजिए। यह रे ले वे, इनमें से जो यह है और जो वह है, इनको एक अलग से नाम दिया गया है। तो वो उनको क्या नाम दिया गया है? यह और वह, वो क्या होते हैं? वो अर्ध स्वर होते हैं, अर्थात आधे स्वर होते हैं वो, यह और वह। रे, रे क्या होता है? इसका क्वेश्चन अधिकतर यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में जरूर आता है। तो रे जो होता है वो लुंठित व्यंजन होता है। रे जो होता है वो लुंठित व्यंजन होता है। ले, अब ले की बात करते हैं। ले क्या होता है? ले जो होता है इसको पार्श्विक नाम दिया गया है, पार्श्विक व्यंजन। यह और वह अर्धस्वर, रे लुंठित व्यंजन, ले पार्श्विक व्यंजन। अब इन चारों में से भी है को एक नाम दिया गया है, इस है को भी एक नाम दिया गया है, उसको कहा जाता है स्वर यांत्रिय। उसको कहा जाता है स्वर यांत्रिय। एक क्वेश्चन आता है कि वह, अकेला वह को भी एक नाम दिया गया है। जब वह बोला जाता है तो इसमें जो है दांत और होठ दोनों का योगदान होता है, इसलिए इसको दंत ओष्ठीय व्यंजन भी कहते हैं। दंत ओष्ठीय व्यंजन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वर्णमाला के, वो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है हर परीक्षा में। कै वर्ग कंठीय, च वर्ग, च वर्ग को क्या नाम दिया गया है? तालव्य। और ट वर्ग को क्या कहा गया है? मूर्धा। और त वर्ग को क्या कहा गया है? दंत्य। और प वर्ग को कहा गया है ओष्ठीय। अंतिम 5 अक्षर पंचमाक्षर य र ल व अंतस्थ, जिनको बोलते समय वायु अंदर प्रवेश करती है। से है, इसको ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इनको बोलते समय क्या होता है? गर्माहट निकलती है। यह और वह को अर्धस्वर, अकेले वह को स्वर, नहीं सॉरी, अकेले वह को दंत ओष्ठीय, क्योंकि दांत और ओष्ठ कब होना जरूरी है इसमें बोलते समय। रे को लुंठित, ले को पार्श्विक। इनमें से बात के क्या क्वेश्चन नोट कराया था? है को क्या कहा गया है? उसको कहा गया है स्वर यांत्रिय। चलिए, अब जो अन्य स्वर हैं जिनको वर्णमाला में यूज भी कर सकते हैं, लेकिन उनको मूल से जो बाहर आते हैं, अर्थात कुल स्वरों की संख्या हमें कितनी करनी है? 39 करनी है, 39 करनी है। तो वो कौन कौन से हैं उनको भी नोट कर लीजिए। वो कौन कौन से हैं? अब ट में देखने, ट वर्ग में ड़ और ढ, ठीक है। लेकिन वर्णमाला के बाहर, इस वर्ग से बाहर, इसको 2 और आते हैं, मतलब इन दोनों के नीचे जो है बिंदु लग जाता है।
तो ये वर्णमाला में इनकी गिनती अगर लिखी जाए तो कितने हुए, मूल कितने थे 33 और 2 ये हो गए 35 हो गए ना। तो 35 हो गए, तो इनका नाम क्या है वो समझ लीजिए। इनका नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम है इसका द्विगुण व्यंजन, क्योंकि दो गुण रखते हैं ये, द्विगुण व्यंजन। कहाँ के शब्द हैं ये तुर्की भाषा के शब्द हैं, अर्थात हिंदी भाषा में यूज होने वाले 2 अकेले शब्द जो तुर्की भाषा से लिए गए हों, ये तुर्की व्यंजन भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अब 35 हो चुके हैं, बाकी बचे 4। वो कौन कौन से हैं वो सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं। क्षत्रिय, ततरसूल, क्रियागामी और श्रव्य। इन चारों की गिनती और आती है वर्णमाला में। तो 33 और 2 35 और 4 39, ये हुए कुल व्यंजन। अब इनको क्या नाम दिया गया है, क्या कह सकते हैं इनको। ये व्यंजन ऐसे हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। अभी पीछे पढ़ाया था कि 2 स्वरों से मिलकर बने स्वरों को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो उसी प्रकार ये जो है ना 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, तो उनको क्या नाम दिया जाता है, उनको कहता है संयुक्त व्यंजन। मतलब कि 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। लगभग आपका जो भाग 1 है वर्णमाला का वो आज कंप्लीट है। अगली जो भाग 2 में आपको पढ़ाएंगे। तो इसके अलावा जो वायु संवेग के आधार पर था, तारक के आधार पर था, तो वो अगली क्लास में आपको उनका अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए जो क्लास भाग 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके जो परीक्षा में अधिकतर क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं ना, इसलिए अभी सभी को नोट्स कर लीजिए और उसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है।